साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है यूनिट 4 का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ब्रह्मांड के किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और मध्य प्रदेश के भूगोल के किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। डेली हम आपका 10 क्वेश्चन का डेली डोज लेकर के आते हैं। एक तरह का टेस्ट होता है, एक तरह का प्रैक्टिस सेट होता है आपके लिए। हर एक यूनिट का प्रैक्टिस सेट हम डेली आपके लिए 12:30 बजे लेकर के आते हैं। बाकी करंट अफेयर के बारे में आपको पता ही है, सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है जो आपके यूनिट 8 को पूरी तरह से कवर करती है। उसमें एमपी करंट को भी हम कराते हैं, स्पोर्ट्स के करंट प्रश्नों को भी कराते हैं और डेली करंट अफेयर के प्रश्नों को भी कराते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो भी देखना मत भूलिएगा। बाकी इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ऐप पर जाइए, सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, वहां पर आपको हमारा लोगो देखने को मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर। और आपको बता दें कि अब आपके पास सिर्फ मई का समय बचा है, उसमें भी आपकी 10 मई तो निकल चुकी है। अब आपके पास में बहुत कम समय बचा है अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम 20 जून को होना लगभग तय है, जिस तरह से कोरोना को कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं बहती है। आपको नहीं शब्द पर जरूर गौर करना है, क्योंकि अक्सर जल्दबाजी में आप इन्हीं प्रश्नों को गलत करके आ जाते हैं, जबकि ये प्रश्न आपको आता रहता है। आप नहीं को यहां पर छोड़ देते हैं और प्रश्न तुरंत गलत हो जाता है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं बहती है। ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है ताप्ती, ऑप्शन सी साबरमती या फिर ऑप्शन नंबर डी है गोदावरी। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि गोदावरी नदी जो है वो अरब सागर में नहीं बहती है। तो ये कहां पर बहती है, आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए, तो देखिए, नर्मदा, ताप्ती तथा साबरमती ये तीनों नदियां जाकर के अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है। परंतु गोदावरी अपनी सहायक नदियों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। याद रखिएगा, जो गोदावरी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बाकी की तीनों नदियां अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। और ये तो आपको पता ही होगा, नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी बनाती हैं, ना कि डेल्टा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2, तो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो बड़ी इलायची के उत्पादन में भारत विश्व में नंबर 1 पर है। तो भारत में भी सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है सिक्किम, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है केरल। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए, यानी कि सिक्किम राज्य में सर्वाधिक बड़ी इलायची का उत्पादन होता है। देखिए, तो भारत विश्व का सबसे बड़ा बड़ी इलायची का उत्पादक देश है। इसमें सिक्किम का योगदान सर्वाधिक है। सिक्किम के अतिरिक्त बड़ी इलायची का उत्पादन उत्तराखंड एवं अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में किया जाता है। तो याद रखिएगा, बड़ी इलायची का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर पूर्वी राज्यों में होता है, और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी सिक्किम में सर्वाधिक उत्पादन होता है बड़ी इलायची का। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए, भारत का पहला निजी बंदरगाह इनमें से कौन सा है। ऐसा कौन सा बंदरगाह है जिसे निजी उपयोग में लाया जाने लगा और निजी उपयोग के लिए ही उसको बनाया गया था। ऑप्शन है पीपा वाव बंदरगाह, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ऑप्शन सी है कोचीन बंदरगाह या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर इसका ए, यानी कि पीपा वाव बंदरगाह जो है वो भारत का पहला निजी बंदरगाह है। तो ये कहाँ पर स्थित है, कब इसको स्थापित किया गया, किसने इसकी स्थापना की, वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, तो पीपा वाव बंदरगाह भारत का पहला निजी बंदरगाह है। यह गुजरात के अमरेली जिले में स्थित है। याद रखिएगा, गुजरात के अमरेली जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1996 में निखिल गांधी के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, निखिल गांधी के द्वारा 1996 में पीपा वाव बंदरगाह की स्थापना की गई थी, जो भारत का पहला निजी बंदरगाह है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन सी है बेतवा, ऑप्शन नंबर डी है ताप्ती। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है, यानी कि चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया है। अब ये गांधी सागर बांध की विशेषता क्या है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है और मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिले में स्थित है। ठीक है, तो मंदसौर और नीमच में जो है गांधी सागर बांध स्थित है। यह एक चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध है। इस बांध का जलाशय क्षेत्र भारत में हीराकुंड जलाशय के बाद दूसरे स्थान पर आता है। यानी जलाशय क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो जहां पर जल को एकत्रित किया जाता है, तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जलाशय क्षेत्र है किसका, इस बांध का, यानी कि चंबल बांध का। ठीक है, और हीराकुंड बांध जो है वो पहले स्थान पर आता है, जो है जल भराव के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं।
प्रश्न नंबर 5, नदियों और उनके प्राचीन नामों का कौन सा जोड़ा गलत है। यहाँ पर आपको कुछ नदियाँ दी गई हैं और उनके प्राचीन नाम दिए गए हैं, तो बताइए कि प्राचीन नामों का और नदियों का कौन सा जोड़ा इनमें से गलत है। ऑप्शन है चंबल बिपाशा, ऑप्शन बी है झेलम बितस्ता, ऑप्शन सी है रावी परसुड़ी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है चिनाब अस्किनी। तो बताइए कौन सा जोड़ा इसमें से गलत है। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर इसका ए, यानी कि जो चंबल है उसका पुराना नाम बिपाशा नहीं है। ठीक है, तो क्या नाम है चंबल का पुराना, आइए आपको बताते हैं। देखिए, बाकी झेलम का पुराना नाम बितस्ता है, रावी का पुराना नाम परसुड़ी है और चिनाब का पुराना नाम अस्किनी है। ठीक है, तो ये तीनों नाम सही हैं, मगर चंबल वाला नाम गलत है। तो चंबल का देख लेते हैं। तो चंबल को प्राचीन ग्रंथों में चरमावती कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, चंबल का पुराना नाम चरमावती है। बाकी सभी नदियों के पुराने नाम जो हैं एकदम एक्यूरेट, बिल्कुल मिले हुए, बिल्कुल सही हैं। सिर्फ चंबल का गलत था, और चंबल को क्या कहते हैं, चरमावती कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए, हिंदू एवं जैन धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र किसे माना गया है। ऑप्शन है कैलाश पर्वत को, ऑप्शन बी है उज्जैन को, ऑप्शन सी है मेरू पर्वत को, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पुष्कर झील को। याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे स्पष्ट पूछा जा रहा है हिंदू एवं जैन धर्म में, धर्मों की बात की जा रही है, धर्मों में ब्रह्मांड का केंद्र किसे माना गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि मेरू पर्वत को जो है बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म में जो है ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। देखिए, तो हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में मेरू पर्वत को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वर्तमान में कहाँ पर है मेरू पर्वत, तो मध्य एशिया में स्थित पामीर जो पर्वत श्रेणी है उसको ही पुराने समय में मेरू पर्वत कहा जाता था, और इसी को ग्रंथों में जो है ब्रह्मांड का केंद्र घोषित किया गया है। ठीक है, मेरू पर्वत को, जो वर्तमान में पामीर का पठार कहा जाता है जिसको। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया किस देश में स्थित है। बहुत कंफ्यूजिंग प्रश्न है, लेकिन जो आयोग मानता है अपन उसको बिल्कुल सही मानते हुए चलेंगे, क्योंकि अपन को आयोग से मतलब है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और यूपीपीएससी जो मानता है वही अपन मान के चलेंगे। तो विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया किस देश में स्थित है। ऑप्शन है लीबिया, ऑप्शन बी है नाइजीरिया, ऑप्शन सी है सूडान, ऑप्शन नंबर डी है कांगो। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। सही आंसर ए, यानी कि लीबिया में स्थित है अल अजीजिया, जो कि विश्व का सबसे गर्म स्थान माना जाता है। देखिए, अल अजीजिया लीबिया में स्थित है। 13 सितंबर 1922 को इस स्थान का तापमान 59 डिग्री सेल्सियस मापा गया था। यह 1912 कर लीजिए यहाँ पर 1922, यह 1922 से 2012 तक विश्व का सबसे गर्म स्थान रहा था। ठीक है, 2012 तक। लेकिन वर्तमान में 2013 से कैलिफोर्निया स्थित डेथ वैली को पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान माना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आयोग ने अभी भी अल अजीजिया को ही सबसे गर्म स्थान माना है। ठीक है, जो पिछली बार यूपीपीएससी में प्रश्न आया था तो अल अजीजिया को ही माना गया था। ठीक है, और आपको कभी भी कंफ्यूजन में डालने के लिए ये दोनों ऑप्शन एक साथ में नहीं देंगे, ये याद रखिएगा। अगर आएगा तो अल अजीजिया आएगा, और नहीं तो फिर डेथ वैली आएगा, दोनों में से एक ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, अल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है। अल नीनो के बारे में आपको जानकारी होगी, ये आपका ज्योग्राफी का ही प्रश्न है। तो किस भाषा का शब्द है अल नीनो। ऑप्शन है अरबी, ऑप्शन बी है फ्रेंच, ऑप्शन सी है स्पेनिश, ऑप्शन डी है पुर्तगाली। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि अल नीनो जो है वो एक स्पेनिश भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है आइए आपको बताते हैं। देखिए, तो अल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटी जलधारा, जो कि प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली एक जलधारा है। तो याद रखिएगा, अल नीनो जलधारा कहाँ पर उत्पन्न होती है, तो प्रशांत महासागर में अल नीनो जलधारा उत्पन्न होती है, और अल नीनो जो है वो एक स्पेनिश शब्द है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है। श्रीलंका, केन्या, भारत या फिर चीन। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। आइए देखते हैं कुछ जानकारी। तो भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता देश है, यानी उत्पादन भी करता है और उपभोग भी सबसे ज़्यादा भारत ही करता है। ठीक है, भारत की जो दार्जिलिंग की चाय है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है, और जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद कौन है, तो जो दार्जिलिंग की चाय है उसको ही भारत में सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 3 से 4 बार यहाँ पर एनटीपीसी रेलवे में पूछा गया है कि जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला उत्पाद कौन सा है, तो जो दार्जिलिंग की चाय है उसे सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन है माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन बी है माउंट कोटोपैक्सी, ऑप्शन सी है मोना लोआ, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बी और सी दोनों। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि बी और सी दोनों, यानी कि माउंट कोटोपैक्सी और मोना लोआ जो हैं वो दोनों सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अब ये तीनों ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित हैं, कब कब इनमें उद्गार हुआ था, वो सारी जानकारी आइए हम आपको देते हैं। देखिए,
तो माउंट किलिमंजारो सुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। इसमें लगभग 400 वर्षों से कोई उद्गार नहीं हुआ है। तो जब 400 वर्षों से कोई उद्गार ही नहीं हुआ है तो ये एक सुसुप्त ज्वालामुखी हो जाएगा। कौन सा? माउंट किलिमंजारो, ठीक है। माउंट कोटोपैक्सी की बात करें तो माउंट कोटोपैक्सी प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। और रिंग ऑफ फायर का मतलब जानते हैं, जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर उद्गार होता है वो रिंग्स ऑफ फायर के अंतर्गत ज्वालामुखी आते हैं, ठीक है। तो माउंट कोटोपैक्सी रिंग ऑफ फायर में है, तो सबसे ज़्यादा इसमें उद्गार भी होता है। तो ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद अगला बात कर लेते हैं, तो यह एक सक्रिय ज्वालामुखी, इसमें अंतिम बार जो 1940 में विस्फोट हुआ था। 1940 में इसमें उद्गार हुआ था, किसमें? माउंट कोटोपैक्सी में, ठीक है। मोना लोआ की बात कर लेते हैं, तो मोना लोआ ज्वालामुखी जो है वो अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। याद रखिएगा, अमेरिका के हवाई द्वीप पर मोना लोआ ज्वालामुखी स्थित है। 24 मार्च 1984 को अंतिम बार इसमें विस्फोट हुआ था। तो ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जिनमें कई दिनों से, लगभग 400-500 वर्षों से अगर उद्गार नहीं हुआ है तो वो सुप्त ज्वालामुखी होते हैं, और जिनमें बीच बीच में उद्गार होता रहता है तो वो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको बता दें कि आज सुबह 13 मई की करंट अफेयर हमने अपलोड कर दी है। बहुत ही महत्वपूर्ण वहाँ पर एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एमपी करंट अफेयर का, कि हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होने वाला देश का पहला मुक्तिधाम कहाँ पर स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। इसका आंसर अगर आप जानना चाहते हैं तो करंट अफेयर की वीडियो जरूर देखिएगा। करंट अफेयर की वीडियो आपके यूनिट 8 को कवर करेगी। यूनिट 8 में आपसे यही करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर के प्रश्न आपको यूनिट 8 में वहाँ पर 13 मई करंट अफेयर वाली वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। रोज सुबह 7:30 बजे हम करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आते हैं, जिसमें करंट अफेयर के 10 प्रश्न होते हैं, मध्य प्रदेश करंट अफेयर के 5 प्रश्न होते हैं, स्टैटिक जीके के 5 प्रश्न होते हैं, और रिवीजन के 5 प्रश्न होते हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग हम आपको 20 से 25 प्रश्न डेली आपको वहां पर कवर कराते हैं, विथ फोटो, विथ एनिमेशन और पूरी डिटेल में जानकारी के साथ में। तो वीडियो आपके लिए देखना बहुत अनिवार्य है। सुबह 7:30 बजे आ जाती है, और इसका पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट और रोज सुबह 7:30 बजे डेली करंट अफेयर, एमपी करंट अफेयर लेकर के आते रहते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।